हेलो स्टूडेंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52-53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53-54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54-55, अनुच्छेद डी 55-56। तो अनुच्छेद सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 54-55 में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या होती है कि यह राज्य के अध्यक्ष होते हैं, या शासन के अध्यक्ष होते हैं, या राज्य और सरकार का अध्यक्ष होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राज्य के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? कैबिनेट की आधारशिला किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट के आधार की जो मेहराब की जो शिला है वह प्रधानमंत्री को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की जो घोषणा है वह अनुच्छेद 352 के तहत लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन ए 9 सदस्यों को, ऑप्शन बी 10 सदस्यों को, ऑप्शन सी 12 सदस्यों को, ऑप्शन डी 14 सदस्यों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है? तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री को कहा जाता है, राज्यपाल को कहा जाता है, विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है, या उच्च न्यायालय को कहा जाता है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं उसको लास्ट में जरूर इसका क्वेश्चन कमेंट करिएगा, ताकि हमको मालूम चले कि कितना स्टूडेंट को सही आ रहा है, और हम सब आपके कमेंट को जरूर पढ़ेंगे। तो इसका आंसर जो होगा यह राज्यपाल होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 कहता है कि कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन ए एक महीना में, ऑप्शन बी 6 महीना में, ऑप्शन सी 1 वर्ष में, ऑप्शन डी 3 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 महीना में। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 360। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 352। क्वेश्चन 9 कहता है, कौन राज्य की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल होते हैं, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री होते हैं, ऑप्शन सी वित्त मंत्री होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य की मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि कौन भारत के राष्ट्रपति का पर महाभियोग लगा सकता है? महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, संसद यानी पार्लियामेंट। क्वेश्चन 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा ला सकता है, ऑप्शन बी लोकसभा ला सकता है, ऑप्शन सी राज्यसभा लोकसभा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लोकसभा ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, या 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या उपराष्ट्रपति हो, ये सभी जो है 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? तो ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, यहाँ उपराष्ट्रपति नहीं होगा, यह राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए विधानसभा के प्रति, ऑप्शन बी विधान परिषद के प्रति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री के प्रति, ऑप्शन डी राज्यपाल के प्रति। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल, इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, राज्यों में जो विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुलपति जो होते हैं, जो चांसलर बोले जाते हैं, वो कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए मुख्यमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी राज्यपाल होते हैं, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी राज्य में जो विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं, चांसलर जो होते हैं, वह राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 213, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी 215।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 213। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन 17 देखेंगे। क्वेश्चन 17 कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन ए के एम मुंशी थे, ऑप्शन बी कहता है बी आर अम्बेडकर थे, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू थे। तो विधानसभा जो बना था उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। क्वेश्चन ऑप्शन है 8 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 11 जनवरी 1947 को। तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ऑप्शन ए सरदार पटेल थे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर थे, ऑप्शन डी के टी शाह थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी और मसौदा समिति सबका एक ही नाम होता है। यह समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और संविधान के निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपको हम बता देंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह दिल्ली की नेशनल लाइब्रेरी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 248, ऑप्शन डी 292। तो इसका राइट आंसर होगा 389 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई थी। तो ऑप्शन ए 9 कमेटी थी, ऑप्शन बी 10 कमेटी थी, ऑप्शन सी 13 कमेटी थी, ऑप्शन डी 14 कमेटी थी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, 10 कमेटी जो थी। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन 23 कह रहा है, क्वेश्चन 23 कहता है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यह जो है ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी गोलकनाथ केस, ऑप्शन डी मिनरवास केस, ऑप्शन डी बेरूबाड़ी केस। तो देखिए बेरूबाड़ी केस में यह कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसमें हम एक और बात एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं। केशवानंद भारती केस में यह फिर से दोबारा कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि जो प्रस्तावना है संविधान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया है। तो ऑप्शन ए ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 368, ऑप्शन डी 370। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन सी फ्रांस से लिया गया है, या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड से लिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश ने संघात्मक शासन स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ऑप्शन सी सोवियत संघ में, ऑप्शन डी कनाडा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से छीन ली गई है। तो यह ऑप्शन ए ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी बीमर यानी जर्मन संविधान से। देखिए जर्मन के संविधान को बीमर नाम से जाना जाता है। बात याद रखिएगा, हर कंपटीशन एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और आपको भी जानकारी होना चाहिए कि जर्मन के संविधान से ही राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो ऑप्शन ए 395, ऑप्शन ए 385, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 340, ऑप्शन डी 375। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 395। और क्वेश्चन 21 कह रहा है कि विदेश संबंध किस विषय किस सूची में रखा गया है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको संघ सूची में रखा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है
किस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्धसंघ कहा है? हरमेन फाइनर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है मॉरिस जॉनसन, ऑप्शन सी केसी हेवर्स, ऑप्शन डी जी ऑस्टिन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हरमेन फाइनर्स। और क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 2001 में, ऑप्शन डी 2005 में। तो गोस्वामी समिति का जो गठन हुआ था वह 1990 में हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? 10वें, ऑप्शन बी 9वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी 12वें। तो इसका राइट आंसर होगा 12वें अनुच्छेद में जो है इस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 स्थानीय स्वशासन किस विषय की सूची में आता है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वह राज्य सूची होगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कहीं कहीं पे इसको गृह मंत्री बताया गया है, गृह मंत्री इसका नहीं होगा क्योंकि यह क्षेत्रीय स्तर पे पूछ रहा है, तो इसका मुख्यमंत्री होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1975। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ था? तो ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। तो इसका राइट आंसर होगा 1975 भारत में यह विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किस राज्य में के पृथक होकर सन 2009 में से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? ए केंद्र सरकार को, बी राज्य सरकार को, सी स्थानीय सरकार को, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, केंद्र सरकार को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत में सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विस्तार कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी जर्मनी से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारिया कमीशन की स्थापना कब किया गया था? तो इस सरकारिया कमीशन जो है उसकी स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1983 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1983 में सरकारिया जो कमीशन है यानी सरकारिया जो समिति है उसकी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रिट जारी कर सकता है? तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट जो है भी रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों को, और सर्वोच्च न्यायालय दोनों मिलकर मौलिक अधिकार के लिए रिट जारी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता प्रदान करता है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15 नंबर आर्टिकल, ऑप्शन सी 16 नंबर, ऑप्शन डी 17 नंबर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 16 नंबर आर्टिकल सभी सार्वजनिक रोजगार में समानता के अवसर प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 14। तो जो मूल संविधान थे उसमें टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य जो है हमारे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकती है? तो अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 36। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि अनुच्छेद 32 जो है वह रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन डी इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और हम आप लोगों को यह भी क्वेश्चन ऊपर कराए हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था, इसको आप कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता वर्णित है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो टोटल 6 जो है स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए 17 नंबर आर्टिकल, ऑप्शन बी 18 नंबर आर्टिकल, ऑप्शन सी 19 नंबर आर्टिकल और ऑप्शन डी 24 नंबर आर्टिकल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा
18 नंबर आर्टिकल जो उपाधियों को अंत करता है। उपाधि के मतलब आप समझते होंगे कि जो भी अपने नाम के आगे जो है जो टाइटल्स लगाते हैं पहले के ज़माने में जो लगाते थे उनको अंत कर दिया गया। यह आर्टिकल जो है 18 में इसका जिक्र है। तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी पांचवा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन बी में तीसरा भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और कुछ इसके रिलेटेड जो बातें हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि संविधान से अक्सर आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो संविधान के भाग वन में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल का जिक्र किया गया है और इसमें कहता है भाग 1 में कि भारत राज्यों का संघ है। और भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में कहा गया है, इसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसका जिक्र है। इसमें कहा गया है कि जो भारत में नागरिक हैं उनको नागरिकता दिया गया है। और भाग 3 आपको हम भाग 3 में भी बताते हैं कि भाग 3 तो अभी जस्ट जिक्र हुआ है कि भाग 3 जो है इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। और अब देखते हैं कि भाग 4 में जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप सभी इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। तो अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 39 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और आगे हम सभी जो बचा क्वेश्चन है उसका भी हम सॉल्यूशन कराएंगे। इतना आप देखिए और कमेंट करिए, अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और चैनल को हो सकता है कि जितना शेयर करें दोस्तों के बीच ताकि उनको भी इस क्वेश्चन से बेनिफिट मिले। क्वेश्चन को देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत बिगाड़ का निषेध किया गया है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर जो होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और 52 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों के जो संशोधन है उसमें कौन सक्षम होते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संसद। तो ऑप्शन जो होगा इसका डी इसका राइट आंसर होगा संसद जो होते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार को, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, ऑप्शन सी कानूनी अधिकार को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार को हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, कानूनी अधिकार को भी कर सकते हैं, लेकिन न्याय से जो योग नहीं है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो पहला संशोधन में, 24वां संशोधन में, 42वां संशोधन में या 44वां संशोधन में। तो मौलिक जो कर्तव्य है उसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। भारत का उपराष्ट्रपति किस भाग का पदेन सभापति होते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, या डी सर्वोच्च न्यायालय में। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक जो है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। ए सुमित्रा महाजन, बी मीरा कुमार, सी सुषमा स्वराज और डी प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट आंसर होगा बी मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वह किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं। 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। तो इसका राइट आंसर होगा 20, यानी कि 20 जो है लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को स्थान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोध अधिनियम पास किया गया था। ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी। दल बदल कानून से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार हर साल रिपीट क्वेश्चन है। दल बदल कानून जो होता है 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित हुआ था। यह राजीव गांधी के शासनकाल में पारित हुआ था और यह जो है दल बदल कानून
यह भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। तो आगे हम देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रपति संसद के लिए किस सदन का सदस्य होते हैं? लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी किसी भी सदन के लिए नहीं। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होते हैं वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदन के सदस्य होते हैं, यह पूरे संसद के सदन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए होती है? तो ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 525। तो इसका राइट आंसर होगा 543। पहले 545 हुआ करता था, लेकिन वो जो 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे लोकसभा में, उसको हटा दिया गया है 2020 के द्वारा, इसलिए अब 545 में से 2 कम हो गया, 543 इसका राइट आंसर होगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा को अपने समय से पहले विघटन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 67 देखेंगे, वो कह रहा है कि 18वीं लोकसभा जो 2024 में संपन्न हुआ है, कांग्रेस पार्टी को कितने सीट मिले थे? तो ऑप्शन ए 95 सीट मिले थे, ऑप्शन बी 99 सीट मिले थे, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 240। तो इसका राइट आंसर होगा 99 सीट, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। और अक्सर इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इससे पहले ऑब्जेक्टिव 2024 या 23 में पूछा गया था कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो वह 2019 में संपन्न हुए थे। यह क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा जाएगा 18वीं कब संपन्न हुआ है, तो 2024 में, याद रखिएगा इस चीज को। और 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई द्विसदनीय विधायिका नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी झारखंड। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, इस सभी बिहार में, उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में सभी में द्विसंघात्मक विधायिका है, लेकिन झारखंड में नहीं है। टोटल 6 राज्यों में द्विसंघात्मक जो विधायिका है, लेकिन यहाँ झारखंड में नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो विधानसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं, या उसके मंत्रिमंडल भी बोल सकते हैं, वह हमेशा जो होते हैं लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वह डी होगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है वो कमेंट जरूर करिएगा, और इसका आंसर हम अंत में आप सभी के कमेंट को पढ़ते हैं, तो जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। और चैनल को हो सके तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है आपको जरूर मिलता रहे। तो आगे हम देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस सदन में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीटों आरक्षित की गई है? तो राज्यसभा में, ऑप्शन बी लोकसभा में, ऑप्शन सी विधानसभा में और ऑप्शन डी विधान परिषद में। तो ये जो अध्यापकों और स्नातकों के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती हैं वह हर राज्य में विधान परिषद में की जाती है। तो विधान परिषद इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य की विधानसभा के में सबसे अधिक से अधिक कितनी स्थान हो सकते हैं? तो किसी भी राज्यसभा में, विधानसभा में अधिक से अधिक जो है वह ऑप्शन ए 400 सीटें हो सकती हैं, या 500 सीटें हो सकती है, ऑप्शन सी 600 सीटें हो सकती है, ऑप्शन डी 300 सीटें हो सकती है। तो अधिक से अधिक जो होती है वह 500 सीटें हो सकती है, ठीक है। और मिनिमम 60 सीट होनी चाहिए, और अधिक से अधिक 500 सीट होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। और जो भी हम बात एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, फाइनल एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 66 दिन। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या उनके जो भी न्यायाधीश होते हैं, उनके जो कार्यकाल होते हैं वह 65 वर्ष की आयु तक होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं। तो भारत के उच्च न्यायालयों की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आप सभी को यदि इसका क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। इसका ऑप्शन देखेंगे ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन सी 25। तो इसका राइट आंसर होगा 25, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। और देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1915। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 1916 होगा। और 77 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया था? ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी कीमत, ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी गणतंत्र में। प्लेटो का एक पुस्तक है जिसका नाम है द रिपब्लिक, उसी में इसने अपने न्याय संबंधी अवधारणा दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? यदि इसका आंसर होगा मालूम तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम अंत में इसका आंसर बताएंगे, फिलहाल आप जरूर कमेंट करिएगा। इसका ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो आगे हम इसका आंसर बताएंगे, आप जरूर कमेंट करिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा अपील न्यायालय कौन है?
ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जन अदालत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ा अपील न्यायालय जो होते हैं भारत में वो सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, या 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितनी न्यायाधीश होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितने न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 35। तो इसका राइट आंसर होगा 33 + 1, इसमें 34 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। और 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की अधिकार किसके पास होती है। इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए संसद के पास, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, ऑप्शन सी डी प्रधानमंत्री के पास। तो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो संख्या निर्धारित करने की जो अधिकार होती है वह संसद के पास होती है। उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों में यदि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी हो या उससे संख्या को निर्धारित करनी हो तो यह अधिकार संसद के पास होती है। यह एक्स्ट्रा बात आपको भी मैं जरूर नोट करिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकती है। ऑप्शन ए 224, ऑप्शन बी 226, ऑप्शन सी 228, ऑप्शन डी 32। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय रीट जारी करती है। और क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे कि भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है। ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी पक्षकार, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार तथा राष्ट्रपति के जो कानूनी सलाहकार होते हैं, एडवाइजर जो होते हैं, वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, यानी कि महान्यायवादी होते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 84, कानून के शासन का विचार किसने दिया था। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी ए बी डायसी ने दिया था, ऑप्शन सी बेथेम्स ने दिया था, ऑप्शन डी लाइस्की ने दिया था। तो इस कानून के जो शासन का विचार जो है उसको ए बी डायसी ने दिया था। ए बी डायसी जो थे वो अपने एक पुस्तक जो है उसमें इस बात का जिक्र किए थे कि कानून का शासन के जो विचार है वो ब्रिटिश के एक वकील थे जो संवैधानिक सिद्धांतकार अल्बर्ट बेन डायसी ने पेश किया था। उन्होंने 1885 में, कब 1885 ईस्वी में, उस समय अपने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी में कानून के शासन के बारे में विचार दिया था। और आपको हम इस तिथि से रिलेटेड आपको भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था उसको किसने इनकी स्थापना किया था भारत में, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की स्थापना, उसका जो आंसर होगा वो कमेंट में आप जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की संख्या में अभी जस्ट हम ऊपर बता के आए हैं आपको कि उच्चतम न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो यानी सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें जब भी जजों की संख्या में वृद्धि करनी है तो उसका राइट आंसर होगा संसद जो है इसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितनी स्थान आरक्षित थे। क्वेश्चन को सुनिएगा। हम इसे ऊपर भी बताएं आपको कि एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा में, लेकिन पहले करते थे। 2020 में यह नियम हटा दिया गया है, तो 2 ही इसके आरक्षित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी डी 14, ऑप्शन सी 16 यानी 15वां, ऑप्शन डी 19। तो इसका जो चुनाव आयोग के जो चर्चा किया गया है भारतीय संविधान में वह भाग 15 में, किसने, भाग 15 यानी कि एक्स बी में, इसको रोमन अंक में लिखा गया यानी कि भाग 15 में, और अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। आगे इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे आप जरूर नोट करिएगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं। तो भारत के चुनाव आयोग में पहले 1 सदस्य हुआ करते थे और अब जो है तारकुंडे समिति की सिफारिश पर इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और भारत के चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। और जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो नोट डाउन कॉपी में कर लीजिएगा। और 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके प्राप्त है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को या संसद को। तो भारत के जो चुनाव आयुक्त है उसको हटाने की जो शक्तियां हैं वह भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। जो भारत में राजनीतिक दल है वह राष्ट्रीय स्तर पर या राजकीय स्तर पे उन्हें जो चुनाव चिन्ह होते हैं उसको कौन प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग जो है सभी राष्ट्रीय दल या राजकीय दल को चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। और आगे देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नगरीय शासन किस वायसराय की देन है। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग के, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन के, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो के। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही नगरीय शासन व्यवस्था को भारत में सुचारू रूप से चालू किया था, तो इसके लिए राइट आंसर इसका बी होगा। और इसके बारे में जो भी आपकी जानकारी मालूम है उसको जरूर आप कमेंट करिएगा। अब 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 45। तो भारत के संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना के बाद जो है वह ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 40 के अंदर इसका जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 40 में इसका जिक्र किया गया है। अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। जिसको यह आंसर मालूम होगा वो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। आगे देखेंगे ऑप्शन 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 24 अप्रैल को या 14 नवंबर को। तो पंचायती राज दिवस वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। और इसको 2010 में 24 अप्रैल 2010 में भारत के जो 13वें प्रधानमंत्री थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, मनमोहन सिंह, उनके द्वारा यह पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, इन सभी का आंसर आप कमेंट में जरूर करें, ताकि हमें यह पता चले कि आप लोग कितना सीरियस है अपने पढ़ाई को लेकर के। और हम आपके कमेंट को जरूर देखेंगे और हो सकता है कि हम आपके इस विचार को रिप्लाई भी करें। तो आप जरूर सही आंसर इसका कमेंट करिएगा। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला? 73वां 74वां संशोधन, 10वीं और 12वीं अनुसूची, 75वां और 75वां संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो 73वां और 74वां जो संशोधन है उसके द्वारा पंचायती राज और जो नगर पालिका जो है, नगर परिषद का जो जिक्र किया गया है, उसी के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1965 में, 1966 में, 1970 में, 1971 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यह बात आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क एक संस्था होता है, SAARC। सार्क जो होते हैं इसको हिंदी में दक्षस बोलते हैं, दक्ष भी बोलते हैं। अक्सर आपको सार्क या दक्षस भी देखने को मिलता है या सार्क देखने को मिलता है, तो आप इस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इसका मुख्यालय जो है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी थिम्पू। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। अब 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1963। तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वह उसकी जो सबसे प्रथम जो स्थापना है वह 1961 ईस्वी में हुआ था। और यह प्रथम शिखर सम्मेलन इसका कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, एक जगह है बेलग्रेड, यूगोस्लाविया नामक देश में एक जगह है, यूगोस्लाविया उसी के एक शहर है बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। अक्सर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन, उल्फा किस देश का आतंकी संगठन है? तो उल्फा जो है वह श्रीलंका का आतंकी संगठन है, पाकिस्तान का या भारत का या रूस का? तो उल्फा जो है वह भारत का आतंकवादी संगठन है। उल्फा भारत का आतंकवादी संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है ULFA का फुल फॉर्म होता है, उल्फा का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यानी असम एक देश है, राज्य है अपने भारत में, वहाँ का ही एक आतंकी संगठन है जिसको भारत सरकार ने 1990 में प्रतिबंधित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएनओ भी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितने अंग है? ऑप्शन ए 2 अंग, ऑप्शन बी 3 अंग, ऑप्शन सी 4 अंग, ऑप्शन डी 5 अंग, 6 अंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 अंग है। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कितने अंग है? 6 अंग है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में, 1950 में, 1952 में या 1956 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था वह 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें टोटल कितने अंग है? ऊपर हमने देखा है कि टोटल 6 अंग है। तो आप सभी कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। ऊपर जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बिहार में जो हाई कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय कहाँ है, तो इसका हमने बोला था आपको कमेंट करने के लिए आंसर, लेकिन अंत में हमने बोला था कि हम जरूर बताएंगे। तो उसका राइट आंसर पटना होगा। पटना में जो है बिहार के उच्चतम न्यायालय है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। को देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य आपातकाल लगाया जाता है? ठीक है, राजकीय आपातकाल भी इसे बोला जाता है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद जो है 356 के तहत जो है राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। और अनुच्छेद जो है 56 में राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में कोई भी शासन व्यवस्था यदि बदले देखते हैं तो वो राज्य में आपातकाल लगा सकते हैं। इसी को बोलते हैं राज्य के आपातकाल। आपातकाल 3 प्रकार के होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना यही है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 में आज तक अपने भारत में कोई अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लगे हैं, तो एक बार भी नहीं लगा हुआ है। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है पंचायती राज को प्रभावित करता है? तो अनुच्छेद
243 सॉरी, अनुच्छेद 243 जो है वह पंचायती राज को प्रभावित करता है। आप याद रखिएगा, पंचायती राज को कौन सा प्रभावित करता है? अनुच्छेद 243। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया जाता है? तो कानून की जो संविधान के समक्ष जो है कानून में सभी जो है इक्वल है, बराबर है, यह बात जो है अनुच्छेद 14 में कहा गया है, यानी कि आर्टिकल 14 में कहा गया है। ठीक है, चलिए हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति और लोकसभा का क्या महत्व है? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लाए हुए हैं, आप सभी इसको धैर्य से देखिएगा। कहते हैं कि संविधान में किस अनुच्छेद के भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया था? अनुच्छेद 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, और राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, और राष्ट्रपति जो होते हैं वह तीनों सदन के ही मुख्य होते हैं। तीनों सदन के मतलब कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, याद रखिएगा, राज्यसभा, ठीक है, यह जो है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, एक होता है संसद। इस सभी संसद जो है इसमें ही बढ़ते हैं। इन तीनों के जो है प्रमुख होते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो संसद के प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। आप बात याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं? लोकसभा भंग करने का मतलब क्या होता है? लोकसभा को भारत के राष्ट्रपति ही भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद कितने के तहत? 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग जो है करते हैं? वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है? पॉकेट वीटो भी बोला जाता है, इसको वीटो शक्ति भी बोला जाता है। पॉकेट वीटो यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं वह कोई भी जो हमारा संसद जो होती है वह कानून बनाती है, जो संसद कानून बनाती है किसी भी विषय पर, तो उसे ना राष्ट्रपति के पास सबसे पहले जो है लोकसभा से राज्यसभा में, और राज्यसभा से कहाँ पे जाती है? वह राष्ट्रपति के पास जाती है। और राष्ट्रपति जो होते हैं अपने भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह यदि उस बिल पे अपना हस्ताक्षर कर दे तो वह बिल जो होती है क्या बन जाती है? एक कानून बन जाती है। ठीक है, एक कानून बन जाती है। तो राष्ट्रपति चाहे तो यदि वो बिल को अपने पास रख ले, उसी को बोलते हैं वीटो शक्ति का प्रयोग करना। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत यह शक्ति दिया गया है संविधान में कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा टॉपिक है नागरिकता और संसद से संबंधित। नागरिकता और संसद से संबंधित, नागरिकता के मतलब क्या होता है? सिटीजनशिप। जब हम भारत जो है, भारत के भाग वन में 1 से 4 तक आर्टिकल्स का जिक्र किया गया, 1 से 4 तक। इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, याद रखिएगा। सभी राज्य मिलकर ही भारत का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 तक जो है भाग 2 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 2 में नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 2 में, ठीक है, सॉरी अनुच्छेद 2 कर भाग 2 में नागरिकता का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसमें जिक्र किया गया है। आप यह बात नोट डाउन जरूर करिएगा या रिवाइज करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और आपके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे इससे। ठीक है, तो नागरिकता जो भारत में हम देते हैं तो वह उससे संबंधित कुछ जो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उसको हमने आपके सामने कोशिश किया है लाने का। देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? संसद जो है नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है? तो आप याद रखिएगा, संसद बनाता है। कौन बनाता है? संसद। और संसद के पास अधिकार होता है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का। और किस अनुच्छेद के तहत वह संसद जो है कानून बनाती है नागरिकता से संबंधित? तो अनुच्छेद 11 के तहत। किसके? अनुच्छेद 11 के तहत। और भारत के जो अभी जो वित्त मंत्री जो है, जिनका नाम क्या है? भारत के वित्त मंत्री के जो नाम है अभी, उनका नाम जो है, भारत के जो वित्त मंत्री जो है उनका नाम है अमित शाह। क्या नाम है? अमित शाह। अमित शाह, याद रखिएगा। यही जो है नागरिकता संबंधित कानून जब बनता है तो यही इनको पारित करते हैं। अभी जब हाल ही में देखा है आपने 2019 में जो नागरिकता संबंधित जो कानून बना था, ठीक है, उसको इन्हीं के द्वारा पास किया गया था। आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे यह पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन के देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद कितना? 79। अनुच्छेद 79 के तहत जो है वो हम संसद का गठन कर सकते हैं। संसद के मतलब क्या होता है? जो आपने दिल्ली में देखा होगा, एक जो भवन होता है दिल्ली में, ठीक है, वह उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठते हैं। ठीक है, वही उसी को हम क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो संसद के गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 79 के तहत। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को
नागरिकता के बारे में बताया गया था। जब उस समय भारत और पाकिस्तान की जब बँटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान की बँटवारा जब हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे कि कुछ भारत में चले गए, ठीक है? कुछ ऐसे भाग जो थे जहाँ पे सभी तो भारत के ही भाग थे, ठीक है? सभी भाग किसके थे? भारत के ही थे। सभी भाग भारत के ही थे, लेकिन जब पाकिस्तान बँटवारा हुआ, तो कुछ भाग पाकिस्तान में, कुछ भाग हिंदुस्तान में। तो कुछ ऐसे जो लोग थे, वह इधर से उधर चले गए थे, ठीक है? पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ भारत में चले गए थे। अब बाद में उनको लगा कि ना अब हम पाकिस्तान में जाना चाहेंगे, और पाकिस्तान वाले लोगों को लगा कि नहीं अब हम भारत में जाना चाहेंगे। तो उनको जब आते थे तो उनको नागरिकता देने के बारे में जो जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान आने वाले को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कुछ शर्तें होती थी। तो वह शर्त होती है कि हम शुरू से यदि भारत में जन्मे हुए हैं तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यदि हमारे पूर्वजों जो है भारत में जन्मे हैं तो हमें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। या यदि हम किसी दूसरे पाकिस्तान में चले गए थे आज़ादी से पहले, और फिर हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो हमें टोटल 5 साल तक रहना चाहिए पड़ेगा भारत में। सॉरी, 5 साल बोल रहे हैं, 6 महीना तक भारत में रहना पड़ेगा, और आपकी जो सिविल देख करके, आपकी कैरेक्टर देख करके भारत में आपकी नागरिकता मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता दी जाएगी। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लेख है? तो अनुच्छेद 5 से 11, अभी जस्ट ऊपर हमने कहा है कि अनुच्छेद 5 से 11 जो है, इसमें लिखा गया है कि भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाया जाएगा, और इसको भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में कहा गया है। ठीक है, अब एक-एक करके हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि संविधान में, देखिए संविधान क्या होती है। संविधान, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान क्या है? आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा कि संविधान क्या है। संविधान में जो होती है वो 22 भाग होती है। कितने भाग होती है? 22 भाग होती है। भाग कितने हैं? 22, ठीक है। और अनुसूची कितने हैं? अनुसूची, याद रखिएगा, अनुसूची। अनुसूची कितने हैं? तो अनुसूची वर्तमान संविधान में जो है 12 है, लेकिन मूल संविधान में पूछेगा तो 8 है, ठीक है? मूल संविधान जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय कितनी थी? 8 थी। और अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद जो है आप 395 अभी याद रखिएगा, 395, लेकिन वर्तमान में 448 हो गया है, लेकिन आप 395 अभी याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयोग से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? राज्यपाल और चुनाव आयोग से जो भी टॉपिक आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, उस टॉपिक को हमने कोशिश किया है आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति है? राज्यपाल जो है क्षमा देती है। जैसे राष्ट्रपति जो है, कोई व्यक्ति को अगर फांसी की सजा सुनाई सुनाई जाती है तो उससे राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, और राज्य के राज्यपाल, राज्य राज्यपाल, दोनों जो है यह क्षमादान कर सकती है। लेकिन जब कोई बड़ा अपराधी होता है, सुप्रीम कोर्ट उसे अगर कोई अपराध में, जघन्य अपराध में उसे यदि फांसी की सजा दे देती है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी को रोक सकते हैं, ठीक है? और राज्य में अगर कोई हाई कोर्ट यदि उन्हें कोई फांसी की सजा किसी व्यक्ति को दे देती है, तो राज्यपाल भी चाहे तो उस चीज़ को रोक सकते हैं, ठीक है? तो किस अनुच्छेद के तहत वह, इन लोगों को पावर है कि वह क्षमा कर सकते हैं किसी को? तो अनुच्छेद 161 के तहत। किसके? अनुच्छेद 161 के तहत। आप याद रखिए, सभी जो है आपको 11th में डिटेल में पढ़ना था। चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? चुनाव आयोग के बारे में यह क्वेश्चन आपको ना मंथली एग्जाम 11th के जब हुआ था, मंथली एग्जाम, उसमें पूछा गया यह क्वेश्चन है। ये आप याद रखिएगा, मंथली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सेंट्रल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था इससे। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में यह कहा गया है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा जो निष्पक्ष चुनाव कराएगी और स्वतंत्र चुनाव कराएगी, ठीक है? तो चुनाव आयोग जो होती पहले एक सदस्यीय थी। पहली कैसी थी? एक सदस्यीय थी, पहली एक सदस्यीय थी, लेकिन तारकोंडे समिति की सिफारिश पर यह 3 सदस्यीय बन गई। किस समिति की सिफारिश पे? तारकोंडे समिति की सिफारिश पर यह 3 सदस्यीय बन गई। और वर्तमान में अभी जो चुनाव आयुक्त है वह कौन है? वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो है उनका नाम है राजीव कुमार, याद रखिएगा। और आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, याद रखिएगा। और आपसे कहीं वर्तमान में पूछ दिया जाए कि वर्तमान में भी चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार, अभी हमने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और चुनाव आयोग का गठन जो है संविधान जब बन रहा था तो कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, याद रखिएगा। 1950 ईस्वी में हुआ था, जनवरी 1950 में हुआ था, जनवरी 1950 में, 25 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उसको हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने और सूची बनाने, भारत में जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उसको परिभाषित करने और सूची बनाने और उनकी समस्याओं को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 340 में यह जिक्र किया गया है कि भारत के जो वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं, उनकी समस्याओं को जानने के लिए एक आयोग बनाया गया, उसका जिक्र अनुच्छेद 340 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 340 में किया गया है, आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 340 में इसका जिक्र किया गया है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक को देखेंगे। कह रहा है कि भारत में जो है
भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है। आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि 395 अनुच्छेद है, मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 1 में क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 1 को भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। और अनुच्छेद 51 विदेशी नीति के संबंधित दिशा निर्देश देता है। अनुच्छेद 51 में विदेशी नीति का जो संबंधित विदेशी नीति जो है उससे संबंधित जो दिशा निर्देश है अनुच्छेद 51 में कहा गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और अनुच्छेद 51 सब क्लोज क अनुच्छेद 51 सब क्लोज क में मौलिक कर्तव्यों को चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, याद रखिएगा। किसकी चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा की गई है, आप याद रखिएगा। आगे बोलते हैं, आगे जो है अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब क्या होता है मताधिकार के मतलब? जब हम वोट देते हैं ना, कब हमारे इंडिया में जो होती है, जब हम 18 साल के हो जाते हैं, 18 वर्ष के जब हो जाते हैं तो हमें वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार जो है इसको अनुच्छेद 326 में यह जिक्र किया गया है। तो आप एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि पहले अनुच्छेद में क्या है? भारत में टोटल कितने मूल अनुच्छेद है? 395। फर्स्ट अनुच्छेद को क्या कहा जाता है? भारत राज्यों को संघ घोषित करता है, ठीक है। फर्स्ट अनुच्छेद यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 51 कितना है? विदेशी नीति से संबंधित दिशा निर्देश है। और अनुच्छेद 51 सब क्लोज एक क्या है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 326 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 326 में यह जिक्र किया गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, हम टोटल आपके जो आज तक क्वेश्चन जो आए हैं संविधान से रिलेटेड, उस सभी अनुच्छेद को मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है, ताकि भविष्य में और आने वाले जो एग्जाम आपका जो है 4 तारीख को, उसमें यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इससे रिलेटेड तो आपसे ना छूटे। तो आप इसको ना, इस वीडियो को बार बार रिवाइज जरूर करिएगा। और इससे निश्चित है, गारंटी है कि इस वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अनुच्छेद एक बार फिर से कर लेते हैं। भारत राज्यों का संघ घोषित करता है। अनुच्छेद 1 में विदेशी नीति निर्देशक से संबंधित दिशा निर्देश जो है वह अनुच्छेद 51 में। मौलिक कर्तव्यों का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 51 सब क्लोज ए में। सार्वभौमिक मताधिकार का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 326 में। चलिए आगे हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं। आपातकाल के प्रावधान। आपातकाल में कौन कौन से प्रावधान है? देखिए, हमने उसी समय जिक्र किया है कि आपातकाल में जो है, यानी कि इसको इमरजेंसी भी बोलते हैं, इमरजेंसी याद रखिएगा, आपातकाल बोलते हैं, ठीक है। आपातकाल में जो है 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राजकीय आपातकाल यानी राज्य आपातकाल, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगा सकते हैं। और अनुच्छेद 356 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राज्य में यदि शासन व्यवस्था यदि अच्छा से नहीं चल रहा होता है तो वह राज्यपाल के अनुमति पर, राष्ट्रपति को के अनुमति पर उनसे आग्रह करते हैं और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में क्या कर लगा देते हैं, जो है राजकीय आपातकाल लगा देते हैं। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। यदि देश में फाइनेंशियल स्थिति यदि खराब हो या किसी भी युद्ध की या विदेशी आक्रमण की जो कोई भी आशंका हो तो भारत के राष्ट्रपति यह तीनों आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, फॉर एग्जाम्पल हम समझे कि भारत अभी जो हम लोग बिहार राज्य में है, यदि बिहार राज्य में यदि शासन व्यवस्था यदि अव्यवस्थित हो जाए तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वह क्या करते हैं कि एक पत्र लिखते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा देते हैं, राजकीय आपातकाल लगाते हैं। यह बात 356 में कहा गया है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आता है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है। आपने ऊपर क्वेश्चन भी देखा है और उसको हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि अनुच्छेद 14 के तहत आप कानून के समक्ष सभी जो नागरिक है समान है। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है? महाभियोग का मतलब होता है भारत के जो राष्ट्रपति को उनको पद पर से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है, ठीक है। उतने बड़े पर जो है देश के जो है प्रथम नागरिक होते हैं तो उन्हें जो है पद पर से ऐसे नहीं हटाया जाता, तो उन पर महाभियोग लगा के उनको हटाया जाता है। इसको अनुच्छेद जो है 61 के तहत, 61 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में यह जिक्र है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में, हमने ऊपर देखा है इसके बारे में। चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा, हम कुछ प्रमुख संगठन हैं और उनके मुख्यालय के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो भी आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर में जो आया है क्वेश्चन, उस सभी को हम इस वीडियो के थ्रू, इस टॉपिक के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश किया है। और यह वीडियो जो है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि MBBI वीडियो है, ठीक है। और इससे आप कर लेते हैं तो आपको ना आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। चलिए पहला जो है सार्क जो है, जो एक संस्था है, SAARC, सार्क, ठीक है। सार्क का जो होता है हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस। हम अक्सर यह वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को कराते आए हैं और ये आपके सेंटअप एग्जाम में भी आया था, मंथली एग्जाम में भी आया था और पीछे भी और सारे एग्जाम में आया था। तो सार्क का जो
मुख्यालय है, यानी कि जो सार्क का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू नेपाल में, नेपाल देश है, उसी का एक जो है शहर है काठमांडू, उसी में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और उस समय भारत के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री, राजीव गांधी के शासनकाल में, राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री पीएम थे, याद रखिएगा। चलिए आगे हम दूसरा जो है एक संस्था है जिसका नाम है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको बोलते हैं यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा इसको। और यूएनओ में टोटल कितने अंग होते हैं? तो इसमें टोटल कितने अंग होते हैं आप याद रखिएगा? 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। और इसी में एक जो इसी में हमने उस दिन क्वेश्चन आपको कराया था अगले नेक्स्ट वीडियो में कि इसके जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या, इसमें जो अस्थायी सदस्य होते हैं, ये टोटल में जो अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5 और इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10। टोटल मिला के इसमें कितने सदस्यों की संख्या है? 15 सदस्यों की संख्या। और 5 कौन कौन से देश हैं आप याद रखिएगा? 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें जो है कौन कौन से देश आते हैं? तो अमेरिका, यूएसए, ठीक है, ब्रिटेन, याद रखिएगा, ठीक है, रूस, चीन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में टोटल 5 देश हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। टोटल 5 जो है अस्थायी सदस्य देश हैं। और इसका नाम है, पहला का है जिसका नाम है यूएसए, ठीक है, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, आप याद रखिएगा, ठीक है। और बीटो पावर इन 5 देशों के पास जो है बीटो पावर है, बीटो शक्ति जो है इन 5 देशों के पास है, याद रखिएगा। बीटो शक्ति जो है इन 5 देशों के पास है। 5 देशों के पास क्या है? बीटो पावर है। बीटो पावर जो है इन 5 देशों, बीटो शक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन 5 देशों के पास है। लेकिन अस्थायी जो देश है, क्या नाम है उनका? अस्थायी देश है 10 है, उनके पास बीटो शक्ति नहीं है। बीटो शक्ति इनके पास नहीं है। बीटो शक्ति अभी हमने देखा है कि बीटो शक्ति इनके पास नहीं है, याद रखिएगा, इनके पास नहीं है बीटो शक्ति। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरे संगठन के नाम देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ना शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे देता है WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? जेनेवा में। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और यह जो है यूएनओ का ही एक अंग है। किसका अंग है? यूएनओ का ही एक अंग है, याद रखिएगा। चलिए अगला जो है बोल रहा है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रेसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रेसेल्स में है, बेल्जियम में। इस बेल्जियम एक देश है, उसी के एक शहर में ब्रेसेल्स में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे हम दूसरा देखते हैं। वर्तमान में कौन है, कौन क्या है? इसे क्वेश्चन ना बार बार आता है आपसे ना, देखता है कि बच्चा को कितना भी नॉलेज है करंट इवेंट से, जो वर्तमान में जो चल रही है हमारे इवेंट, जो उसमें क्या क्या बच्चे जानते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ लेता है एक दो। जैसे कि भारत के जो अभी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री जो है वह कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की क्या है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आपसे पूछेगा कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1 मिनट हम पेन ले लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन क्या है? भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के 15वें राष्ट्रपति या भारत के वर्तमान में जो अभी राष्ट्रपति है वो कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और भारत की ये प्रथम आदिवासी महिला मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वह राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। आदिवासी महिला, प्रथम आदिवासी महिला जो है भारत के क्या है? राष्ट्रपति है। और प्रथम जो राष्ट्रपति है वह कौन है? आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम राष्ट्रपति जो भारत के कौन थे, तो आप ना कमेंट जरूर करिएगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, याद रखिएगा। और प्रथम उपराष्ट्रपति हमने ऊपर ही आपको बताया था कि एस राधाकृष्णन, प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। और भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जगदीश धनखड़। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अभी कौन है भारत के? जिनका नाम है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, याद रखिएगा, जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष। और नीति आयोग को ही पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और कब इसका नाम चेंज कर दिया गया? योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। कब? आप कमेंट जरूर करिएगा, इस हमने बार बार इस क्वेश्चन का जिक्र किया है। चलिए आगे हम देखते हैं कि अमेरिका के जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है कौन है? तो जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन, याद रखिएगा। जो बाइडेन जो है अमेरिका के क्या है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सॉरी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं कौन है वर्तमान में? तो जो बाइडेन नहीं है, अभी नए जो है बने हैं जिनका नाम है डोनाल्ड
ट्रंप, याद रखिएगा, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इनके जो है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे, लेकिन उस समय थे, अभी जो है ऋषि सुनक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रूस के जो राष्ट्रपति हैं तो कब से हैं, व्लादिमीर पुतिन, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान और राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, तो 1942 में, और इसी में गांधी जी ने क्या नारा दिया था कि गांधी जी ने करो और मरो की नारा दिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे जो है, भारत के प्रथम जो है उप राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है प्रथम उप राष्ट्रपति थे, ठीक है। और यही आगे चल के भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने थे, सॉरी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, राष्ट्रपति बने थे। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे जो है क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, तो 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। चलिए आगे हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं, भारतीय राजनीति के प्रमुख तथ्य के बारे में जानते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। किसने किया था, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन कराया आपको, लेकिन एक बार इस सभी हम टॉपिक वाइज इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में किसने किया था, ए ओ हयूम ने, ए ओ हयूम एक अंग्रेजी अधिकारी ने किया था। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था। और इसी पंचशील समझौता का उल्लंघन करके चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो यह जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, प्रथम स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे। आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा राजनीतिक घटनाओं और संगठन के बारे में, उससे हम देख लेते हैं। तो 1959 में केरल में साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे, तो EMS नंबूदरी, क्या नाम था, नंबूदरी नाम था, ठीक है। उन्होंने केरल में साम्यवादी मुख्यमंत्री बने थे, याद रखिएगा। आगे भारत पर चीन का आक्रमण कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था, ये तो हमने देखा ही है, और इसने ही पंचशील समझौता। चलिए आगे हम जो भी संविधान से रिलेटेड जो हमने महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताया है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम एक एक करके आपसे पूछ लेते हैं कि आपको टेस्ट के थ्रू आप समझिएगा इसको। चलिए आप आंसर दीजिएगा जरूर। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है, तो आंसर होगा 395 अनुच्छेद है। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 1 किस में है, भाग 1 में, किस में है, भाग 1 में है, भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं, आगे जो है अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 एंग्लो भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, तो अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है 2 भारतीय एंग्लो को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन पहले करते थे, अब यह समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है, तो अनुच्छेद 51 में। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 51 सब क्लोज ए में। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 326 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्ता प्रदान की गई है, स्वायत्ता के मतलब क्या होता है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, अनुच्छेद 370 के द्वारा, लेकिन अब इसको ना चेंज कर दिया गया, अनुच्छेद 370 के द्वारा इसको दिया गया था विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन 370 अब हट गया है, याद रखिएगा आप इस बात को। अनुच्छेद 370 के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान यानी कि कानून बनाने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया जाता है, बंदी व्यक्ति के मतलब क्या होता है, जो जेल में जो कैदी होते हैं ना, उनको संवैधानिक अधिकार दिया जाता है, अनुच्छेद 22 के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। हमने अभी कंसेप्ट में भी पढ़ा इस चीज को, तो आप याद रखिएगा। अगला है, भारत के जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल जो है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय और राजकीय में फर्क होता है, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, तो अनुच्छेद 352 में। यदि पूछा आपसे राजकीय आपातकाल, तो उसका आंसर 300 क्या होता, 56, याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, 356 के तहत, अभी हमने देखा है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। 3 प्रकार के जो है वह जो है आपातकाल लगते हैं, और तीनों आपातकाल कौन लगाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को प्रभावित करता है, तो अनुच्छेद 243 जो है वह इसको प्रभावित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के उल्लेख किया गया है। और भारत के राष्ट्रपति
के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। जैसे लोकसभा में जब 5 साल की होती है, ठीक है, उससे पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 85 के यूज करके यह जो है 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत जो है वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी को पॉकेट वीटो भी बोला जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत जो है संसद में नागरिकता से संबंध में कानून बनाया जाता है। नागरिकता के संबंध में, यानी कि सिटीजनशिप के संबंध में, सिटीजनशिप के संबंध में अनुच्छेद 11 में जो है बनाया जाता है। कौन बनाते हैं? तो संसद बनाते हैं। नागरिकता से संबंधित जो है जो कानून है, अधिनियम है, वो कौन बनाते हैं? संसद बनाते हैं। चलिए इसी के साथ आपको जो है यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करिएगा और आगे आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन का बेनिफिट मिल सके। और चैनल को आप लोग शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।